आज हम इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसे इतिहास में इंग्लिश में द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इंग्लैंड के इतिहास में सन 1688 ईस्वी का वर्ष विशेष रूप से राजनीतिक और वैधानिक महत्व का वर्ष माना जाता है। इस वर्ष स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स सेकंड के विरुद्ध इंग्लैंड की जनता ने एक शक्तिशाली क्रांति करके ब्रिटिश संसद और स्टुअर्ट वंश के शासकों के मध्य विगत दशकों से चले आ रहे वैधानिक संघर्ष को समाप्त कर दिया। इस क्रांति की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः रक्तहीन क्रांति थी और सभी परिवर्तन क्रांतिकारी होते हुए भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गए थे। इसीलिए इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति, वैभवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति आदि नामों से पुकारा जाता है। हम अब बात करेंगे गौरवपूर्ण क्रांति के कारण। तो सन 1685 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश के शासक चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु होने के बाद उसका भाई जेम्स सेकंड इंग्लैंड का सम्राट बना। चूंकि चार्ल्स सेकंड निसंतान था, अतः उसने अपने भाई जेम्स सेकंड को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सम्राट बनने पर इंग्लैंड की जनता ने उसका स्वागत किया तथा संसद, जिसमें अधिकांश टोरी सदस्य थे, ने भी अपने सम्राट को प्रशासन में पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। संसद ने जेम्स सेकंड के व्यक्तिगत व्यय के लिए अन्य शासकों की अपेक्षा अधिक धनराशि स्वीकृत करके अपने सहयोग के संकल्प को स्पष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, मात्र 3 वर्षों तक ही वो शासन कर सका। इतना होने के बावजूद भी और 1688 ईस्वी में उसे इंग्लैंड छोड़कर भागने को विवश होना पड़ा। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के निम्नलिखित मुख्य कारण थे। पहला हम बात करें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव। तो जेम्स सेकंड अपने भाई चार्ल्स सेकंड की भांति दूरदर्शी और योग्य नहीं था। परिस्थितियां चार्ल्स सेकंड के शासनकाल में अपेक्षाकृत अधिक विपरीत होते हुए भी वह अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर 25 वर्ष तक सरलतापूर्वक और सफलतापूर्वक शासन करता रहा। किंतु इन गुणों के अभाव में जेम्स सेकंड शासन कार्य चलाने में असफल रहा। फिर दूसरा कारण हमें लगता है मनमथ विद्रोह का मामला। ये मनमथ का ड्यूक चार्ल्स सेकंड का अवैध पुत्र था। इंग्लैंड के विग दल के नेता मनमथ के ड्यूक को चार्ल्स सेकंड का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, किंतु चार्ल्स सेकंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। चार्ल्स सेकंड की मृत्यु और जेम्स द्वितीय के सिंहासनारोहण के बाद विग दल के प्रोत्साहन पर मनमथ के ड्यूक ने विद्रोह कर दिया और इन दोनों पक्षों की सेनाओं ने सेजमूर के नामक स्थान पर युद्ध हुआ और जिसमें जेम्स सेकंड की सेना विजयी हुई और मनमथ के ड्यूक को बंदी बनाकर मृत्युदंड दिया गया। इतना ही नहीं, जेम्स सेकंड ने अपने विरोधियों और मनमथ के ड्यूक के समर्थकों का दमन करने के लिए खूनी न्यायालय की स्थापना की, जिसकी आड़ में उसने 300 व्यक्तियों को मृत्युदंड देकर उनके शवों को पेड़ पर लटका दिया। ऐसा इतिहास में आतंकपूर्ण कार्य से जनता उससे घृणा करने लगी और देश में उसके विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। फिर हम बात करें तो सम्राट की पक्षपातपूर्ण धार्मिक नीति की बात आती है। तो जेम्स सेकंड रोमन कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, जबकि इंग्लैंड की अधिकांश जनता प्रोटेस्टेंट थी। उसने जनमत की अवहेलना करके इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार करने और इंग्लैंड को एक कैथोलिक देश बनाने का प्रयत्न किया था। हम बात करें अगले कारण की, न्याय से मुक्त करने और स्त्रीगण के अधिकार का विवाद इसके काल में उठा था। जेम्स सेकंड राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत तथा प्रजा के शांतिमय आज्ञा पालन में विश्वास करता था। इसका अर्थ यह था कि राजा पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि है तथा वह अपने कार्यों और नीतियों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
शांतिमय आज्ञा पालन के विषय में जेम्स सेकंड की धारणा यह थी कि जनता प्रचलित कानूनों की उपेक्षा करते हुए सम्राट की पूर्ण अधीनता स्वीकार करे। इस प्रकार न्यायपालिका की सर्वोच्चता की समर्थक जनता देवी अधिकारवादी और स्वेच्छाचारी सम्राट जेम्स सेकंड के विरुद्ध हो गई और सम्राट के असंवैधानिक प्रयासों और स्वेच्छापूर्ण कार्यों का परिणाम गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। फिर हम बात करें टेस्ट एक्ट की खुली अवहेलना। चार्ल्स सेकंड के शासनकाल में इंग्लैंड की संसद ने टैक्स एंड कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। इस अधिनियम के अनुसार सरकारी पदों पर केवल एंग्लिकन चर्च के अनुयायी नियुक्त किए जा सकते थे। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति भी सरकारी कर्मचारी बन सकते थे जो एंग्लिकन चर्च के प्रति स्वामिभक्त रहने की शपथ लेते थे। इस अधिनियम के द्वारा रोमन कैथोलिकों की सरकारी पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किंतु जेम्स सेकंड ने रोमन कैथोलिक धर्म का कट्टर अनुयायी था और वह इंग्लैंड को एक कैथोलिक देश बनाना चाहता था, अतः उसने टेस्ट अधिनियम की अवहेलना करने का निश्चय किया। उसने शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण और उच्च पदों पर कैथोलिकों को नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया और उनका जेम्स द्वारा प्रस्तावित कैथोलिक व्यक्ति के सभापतित्व में कार्य करने से इनकार। इस प्रकार टेस्ट नियम की खुली अवहेलना करके तथा प्रशासन, शिक्षा और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार अनुचित रूप से कैथोलिकों को नियुक्त करके जेम्स सेकंड ने इंग्लैंड की प्रोटेस्टेंट जनता को नाराज कर दिया। इंग्लैंड की संसद ने भी जेम्स के इस कार्य का विरोध किया, क्योंकि संसद द्वारा पारित अधिकांश नियमों की अवहेलना करना देश के संविधान का अपमान करना था। किंतु जेम्स ने संसद और जनता के विरोध की परवाह नहीं की और जिसके कारण देश में उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। हम आगे अगले कारण की बात करें, जन भावनाओं के प्रतिकूल विदेश नीति का पालन। तो इतिहासकार विलियम साउथगेट की मान्यता है कि जेम्स सेकंड के पतन का वास्तविक कारण उसकी असफल गृह नीति नहीं, अपितु जनता की भावनाओं के प्रतिकूल विदेश नीति थी। उसने अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए फ्रांस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। वास्तव में जेम्स सेकंड फ्रांस के सैनिक और आर्थिक सहयोग प्राप्त करके इंग्लैंड में निरंकुश राजसत्ता की स्थापना करना चाहता था। आगे हम बात करें तो अगला कारण था धार्मिक सुविधाओं की घोषणा। जैसा कि अभी तक पढ़ने से हमको पता चला है कि जेम्स सेकंड इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक देश बनाना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने पक्षपातपूर्ण धार्मिक नीति का पालन किया था तथा टेस्ट अधिनियम की अवहेलना करके प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर कैथोलिकों को नियुक्त किया था। फिर हम बात करें 7 पादरियों पर सम्राट द्वारा प्रकाशित धार्मिक सुविधाओं की घोषणा को। 7 पादरियों पर अभियोग चलाया। घोषणा को गिरजाघरों में पढ़कर सुनाने के आदेश का देशव्यापी विरोध होना स्वाभाविक था। अब पादरियों के समक्ष 2 विकल्प थे। प्रथम, वे अपने धर्म और अंतरात्मा के विरुद्ध घोषणा को पढ़े, अथवा द्वितीय, वे राजा की आज्ञा की अवहेलना करें। अंततः उन्होंने दूसरा विकल्प चुनना श्रेयस्कर समझा। कैंटरबरी के आर्क बिशप सैनक्रॉफ्ट के नेतृत्व में 7 पादरियों ने लिखित रूप से राजा की घोषणा को स्वीकार करने तथा उसे गिरजाघरों में पढ़ने से इनकार कर दिया। राजा ने पादरियों के इस कृत्य को अपमानजनक और राजद्रोह की भावना से युक्त मानकर उन्हें बंदी बना लिया। इन पादरियों पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया, किंतु न्यायाधीशों ने पादरियों को निर्दोष घोषित कर दिया। इस घटना की 2 ढंग से प्रतिक्रिया हुई। प्रथम, पादरियों के निर्दोष घोषित होने पर प्रोटेस्टेंट जनता ने प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और द्वितीय, इस घटना ने जेम्स सेकंड के राजनीतिक अस्तित्व पर गहरा आघात किया। देश की जनता का भयंकर आक्रोश भयंकर रूप लिए हुए ज्वालामुखी के समान किसी भी क्षण फूटने की प्रतीक्षा कर रहा था। हम बात करें अंतिम कारण की, तो जेम्स सेकंड के पुत्र का जन्म भी इसका एक मुख्य कारण था। जिस समय इंग्लैंड की जनता 7 पादरियों के निर्दोष घोषित होने की खुशी मना रही थी, उसी समय उसे जेम्स सेकंड के यहाँ पुत्र जन्म होने का समाचार मिला। जेम्स सेकंड की प्रथम पत्नी से 2 पुत्रियां मैरी तथा एन और दूसरी रानी के कोई संतान नहीं थी। मैरी का विवाह हॉलैंड के प्रोटेस्टेंट शासक विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ हुआ था। मैरी भी प्रोटेस्टेंट धर्म की समर्थक थी। चूंकि जेम्स के कोई पुत्र नहीं था, अतः इंग्लैंड की जनता को यह विश्वास था कि राजा की मृत्यु के बाद
बाद मैरी इंग्लैंड की शासिका बनेगी तथा उसके शासनकाल में प्रोटेस्टेंट धर्म को फलने फूलने का अवसर प्राप्त होगा। किंतु 10 जून 1688 को जेम्स सेकंड की दूसरी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। इस घटना को सुनकर इंग्लैंड की जनता स्तंभित रह गई। जनता को यह भय था कि जेम्स के पुत्र को कैथोलिक स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाएगी और यदि वह राजा बन गया तो अपने पिता की भांति प्रोटेस्टेंट धर्म को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस भावी खतरे से भयभीत होकर इंग्लैंड की जनता ने शीघ्र ही जेम्स सेकंड के विरुद्ध क्रांति करने का निश्चय कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। धन्यवाद।